नमस्कार दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था गुप्त वंश के बारे में। और आज जो बात करेंगे पुष्यभूति वंश के बारे में या वर्धन वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद नए नए राजवंशों का उत्पत्ति होती है, या कोई भी जो वंश होता है या कोई साम्राज्य होता है, जब भी उसका पतन होता है तो उसके बाद कोई ना कोई नया राज्य का जन्म लेता है। तो जैसे जैसे गुप्त वंश के बाद कई जैसे राजवंश हुए, मैत्रिक हुआ, मौखिक हुआ, गौड़ वंश हुआ, और एक जिसे कहते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, एक ये भी हुआ। यह एक सबसे विशाल साम्राज्य था पुष्यभूति वंश, वो काफी शक्तिशाली था। और ये पुष्यभूति वंश के संस्थापक की बात करते हैं तो इसका संस्थापक आपका आता है पुष्यभूति। संस्थापक कौन आता है? संस्थापक आता है पुष्यभूति। पुष्यभूति ने अपनी जो पुष्यभूति की जो राजधानी थी अपनी हरियाणा की पड़ती राजधानी यह आती थानेश्वर। और ये थानेश्वर कहाँ पड़ता है? हरियाणा और कुरुक्षेत्र के जो आज का वर्तमान है वहां पर पड़ता है। ठीक है, इसकी संस्थापक कौन था? पुष्यभूति का पुष्यभूति। राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर, या कह सकते हैं हरियाणा में। ठीक है, जो इसका सबसे प्रभावशाली राजा था, शक्तिशाली और स्वतंत्र राजा था, उसका नाम था तो स्वतंत्र, यानी कि तो पुष्यभूति की बात राजधानी से थानेश्वर में। जो इसका स्वतंत्र जो कहा था प्रभाकर वर्धन था, जो एक स्वतंत्र राजा घोषित हुआ था। प्रभाकर वर्धन ये क्या था? एक सबसे प्रभावशाली राजा था और शक्तिशाली राजा था। प्रभाकर वर्धन के यहाँ पर दो पुत्र थे और एक पुत्री थी। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रभाकर वर्धन को यहाँ पर भट्टारकर की उपाधि धारण कर रखी थी और एक थी इसकी महाराजी था। ठीक है, महाराज अधिराज, एक परम भट्टारकर, एक महाराज अधिराज की इसने दो उपाधि धारण कर रखी थी। इसके और पत्नी की बात करें, पत्नी यहाँ पर थी इसकी, और यहाँ पर इसके दो पुत्र थे और एक पुत्री। पत्नी यहाँ पर थी यशोमती, यशोमती। पुत्र की बात करते हैं यहाँ पर, इसके दो पुत्र आते हैं, एक आता है यहाँ पर राज्यवर्धन और एक हर्षवर्धन। और इसकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राजश्री। ठीक है, पुत्र कौन था? राज्यवर्धन और हर्षवर्धन। और पुत्री की बात करते हैं, इसकी पुत्री यहाँ पर आती है राजश्री। राजश्री क्यों है यहाँ पर? पुत्री किसकी? प्रभाकर वर्धन की। ठीक है, अब इसने अपनी पुत्री राजश्री का विवाह यहाँ पर इसने किया था गृहवर्मा। गृहवर्मा से क्या कर दिया? विवाह कर दिया। किसका? राजश्री था। और जो गृहवर्मा था ये कहाँ का शासक था? ये किस वंश का था? ये मौखर वंश का शासक था, मौखर वंश। ठीक है, मौखर वंश का राजा था कौन? गृहवर्मा। अब गृहवर्मा की यहाँ पर हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा? गृहवर्मा का विवाह हुआ किससे? राजश्री से, मौखर वंश का शासक था। और इसकी जो
हत्या कर दी जाती है। पर गृहवर्मा की जो हत्या की थी वो की थी देवगुप्त ने। देवगुप्त। और देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा का। मालवा कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। मालवा का शासक था देवगुप्त। इसने इसकी हत्या कर दी, इसकी गृहवर्मा की। और राजश्री को कहाँ बंदी बना लिया? बंदी बना दिया किसने? देवगुप्त ने। और कारागार में डाल दिया। कारागार में डाल दिया। और जब ये बात किसको पता चलती है? जब ये बात पता चलती है राज्यवर्धन को, तो राज्यवर्धन क्या करता है? इस पर राज्यवर्धन आक्रमण कर देता है देवगुप्त पर। और देवगुप्त क्या करता है? हत्या कर देता है। अब देखिए, जो राज्यवर्धन ने हत्या किसकी कर दी? यहाँ पे कर दी देवगुप्त की। देवगुप्त की जो हत्या कर देता है राज्यवर्धन, और यहीं पर देवगुप्त का एक मित्र आता है, जो कौन था? गौड़ शासक था। गौड़ वंश का शासक था। ठीक है, क्या नाम था? शशांक। शशांक। शशांक कौन था? देवगुप्त का मित्र था, गौड़ वंश का शासक था। ये धोखे से शशांक किसको मार देता है? यहाँ पर शशांक धोखे से राज्यवर्धन की हत्या कर देता है। शशांक ने किसकी हत्या कर दी? शशांक हत्या कर देता है यहाँ पर राज्यवर्धन की। राज्यवर्धन क्या कर दी? हत्या कर दी। और ये कहाँ का शासक था? कन्नौज का शासक था। शशांक यहाँ पर कन्नौज का शासक था। और किसका मित्र था? देवगुप्त का शासक का मित्र था। और जब देवगुप्त की हत्या कर दी राज्यवर्धन ने, तो बदले में शशांक ने हत्या कर दी राज्यवर्धन की। और राज्यवर्धन की हत्या के बाद किस कौन बचा? हर्षवर्धन। और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में हर्षवर्धन क्या कर जाता है? राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो 606 ईस्वी में हर्षवर्धन राजगद्दी पर बैठ जाता है। तो इसकी उम्र 16 वर्ष थी। 16 वर्ष क्या थी उम्र इसकी? हर्षवर्धन की। अब हर्षवर्धन की जो 16 वर्ष की उम्र थी और राजगद्दी पर 606 ईस्वी में बैठ जाता है। और हर्षवर्धन को यहाँ पर शिलादित्य के नाम से भी जानते हैं। शिलादित्य के नाम से किसको जानते हैं? हर्षवर्धन को। लेकिन अधिकतर जो नाम आता है हर्षवर्धन ही आता है। अब देखिए, हर्षवर्धन को क्या था? बदला भी लेना था किसका? अपने भाई की हत्या का। किसने हत्या की थी? शशांक ने। तो हर्षवर्धन क्या है? आक्रमण कर देता है किस पर? कन्नौज पर। ठीक है, कन्नौज पर जो आक्रमण कर देता है, तो कन्नौज का शासक कौन था? कन्नौज का शासक था यहाँ पर शशांक। तो शशांक को क्या पराजित करके कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। हर्षवर्धन अपने भाई का बदला लेता है राज्यवर्धन का, और शशांक को पराजित कर उसकी राजधानी को क्या कर लेता है? उस कन्नौज को अपनी राजधानी बना लेता है। अब हर्षवर्धन को एक उपाधि भी धारण कर रखी थी, जिसका नाम था परम भट्टारक नरेश। परम भट्टारक नरेश क्या थी? इसकी उपाधि थी। इसकी हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की उपाधि धारण कर रही थी परम भट्टारक नरेश। इसको शिलादित्य के नाम से जानते थे। इसने अपने भाई के राज्यवर्धन का बदला भी ले लिया और कन्नौज को अपनी राजधानी बना ली। अब देखिए, हर्षवर्धन के शासन काल में ही एक चीनी यात्री आता है। कौन था चीनी यात्री? हिंदसांग। हिंदसांग कौन था? चीनी यात्री था। और कब आया था ये? हर्षवर्धन के शासन काल में इसके दरबार में आया था।
अब इसके बाद 641 ईस्वी में हर्षवर्धन एक दूत बेचता है, कहाँ पर? चीन में। ठीक है, 641 ईस्वी में एक दूत बेचा चीन में। अब इसके बाद 643 और 645 ईस्वी में दो चीनी यात्री आते हैं, दो चीनी यात्री कब आते हैं? इसके दरबार में। एक आता 643 ईस्वी में और एक आता 645 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। अब देखिए, इसका एक युद्ध भी हुआ था जिसमें इसकी पराजय हुई थी हर्षवर्धन की, और हर्षवर्धन का युद्ध हुआ था किससे? पुलकेशी। पुलकेशी सेकंड से यहाँ पर युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन क्या हो जाती है? पराजित हो जाता है, और विजय कौन होता है? पुलकेशी सेकंड होता है। ठीक है, और यह युद्ध नर्मदा नदी के क्या हुआ था? तट पर हुआ था। नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन और पुलकेशी सेकंड का युद्ध होता है, जिसमें हर्षवर्धन पराजित होता है और विजयी होता है पुलकेशी सेकंड। अब हर्षवर्धन के साथ के ही दरबार कवि थे, दरबारी कवि किसके? हर्षवर्धन के, जिसका नाम था बाणभट्ट। बाणभट्ट किसके शासनकाल में किसके दरबार कवि थे? हर्षवर्धन के। और इन्होंने दो रचनाएं करी थी। एक थी हर्षचरित, रचना की बात करें, रचना एक थी हर्षचरित, एक कादम्बरी। दो रचना करी, एक हर्षचरित और एक कादम्बरी। किसने? बाणभट्ट ने। ठीक है, अब एक और एक यहाँ पर रचना आती है जो हर्ष के द्वारा करी गई। हर्ष के द्वारा यहाँ पर कभी रचना करी जाती है जो संस्कृत में होती है। एक आती है प्रदर्शिका, ठीक है। हर्ष की तीन रचना आती है जो संस्कृत में, एक प्रदर्शिका होती है और एक होती है रत्नावली और एक आती है नागानंद। ठीक है, पहली एक रत्नावली, एक नागानंद। ये किसमें है? संस्कृत में है तीनों। ठीक है, कहा जाता है कि धावक कवि था, धावक, जिसे हर्ष ने पुरस्कार दिया और इन तीनों कविताओं को क्या कर लिया? अपने नाम पर छपवा लिया। पुरस्कार देकर धावक को, इसलिए इन तीनों रचनाओं को अपने नाम पर लिखवा लिया, कहा जाता है। ठीक है, लेकिन पूछिए कि कौन कौन सी कविता? एक प्रदर्शिका है, रत्नावली है और एक कौन सी है? नागानंद। ठीक है, ये तीनों क्या है? प्रिय दर्शिका। ठीक है, प्रिय दर्शिका। तीनों रचनाएं संस्कृत में, और ये किसके? हर्ष के द्वारा करी गई है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट है, देखो, हर्ष को यहाँ पर भारत का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जाता है। भारत का अंतिम हिंदू सम्राट हर्ष को कहा जाता है। लेकिन समझ एक बात हो, ना तो ये कट्टर हिंदू था और ना ही पूरे भारत का राजा था। ठीक है, अब देखिए, हर्ष के जो नीचे अधीनस्थ जो राजा थे, जो उनके अधीन थे, हर्ष के जो अधीन राजा थे, उनको यहाँ पर एक महाराज भी कहा जाता था, महाराज और महासावंत। महाराज और महासावंत कहा जाता था, जो राजा हर्ष के अधीन थे, जो नीचे काम करते थे। और जो इसके
मंत्रिपरिषद थी, उस मंत्रिपरिषद को यहाँ पर, जो मंत्रिपरिषद जो होती है, हर्ष के जो काम नीचे काम कर रहे थे उनको भी यहाँ पर नाम दिया जाता है, और वो नाम था आमंत्र और सचिव। जैसे लोकसभा सचिव होता है ऐसे ही वहाँ पर सचिव और आमंत्र एक मंत्रिपरिषद को कहा जाता था। जो मंत्रिपरिषद होता था उसको यहाँ पर सचिव और आमंत्र कहा जाता था। देखिए सबसे एक और है कि जो सूती वस्त्र थे, सूती वस्त्र के लिए इसलिए मथुरा को प्रमुख और प्रसिद्ध केंद्र बनाया गया। यानी कि प्रसिद्ध प्रमुख केंद्र कौन सा था? मथुरा। मथुरा, ठीक है, किसके? सूती वस्त्र। सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध केंद्र था। प्रसिद्ध केंद्र किसके शासनकाल में? हर्ष के शासनकाल में। ठीक है, तो ये था आज की छोटी सी जानकारी, और पेपर के हिसाब से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और यही जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो यहीं से पूछा जाएगा। ठीक है, देखिए इंपोर्टेंट कौन कौन से आते हैं। हर्ष के शासनकाल में कौन सा सबसे पहले आते हैं? चीनी यात्री आया था, हिंसा। ठीक है, दो और आए थे कब? एक 641 में उसने भेजा था, और 643 ईस्वी और 645 ईस्वी में क्या हुआ था? इसमें दो चीनी यात्री इसके दरबार में आए थे। हर्ष का युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के तट पर, किसके साथ? पुलकेशिन सेकंड के साथ। ठीक है।